हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपकी टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइन, जिसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो बच्चों आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो आपकी एक्सरसाइज है 14.3 उसके कुछ क्वेश्चन जो एंगल बिटवीन टू लाइन टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, आज उनको करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। इसकी बच्चों थोड़ी प्रोसेस आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक लाइन दी है, आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब? जब वो पॉइंट -1, 3, -2 से जाए, -1, 3, -2 से यदि वो लाइन आपकी जा रही है तब। बात समझ आई? और कंडीशन क्या दे दी, और दो और रेखाएं दी गई है, दो और लाइन दी गई है जिनके ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। तो लाइनों को लिखता हूं मैं। पहली लाइन तो है ये कि x/1 y/2 z/3 एंड जो एक और लाइन है स्टूडेंट वो क्या है, वो है x + 2y - 3, x + 2y - 3 इक्वल y - 1 / 2 इक्वल z + 1 / 5। कुछ बच्चों ऐसी कंडीशन आपको दी गई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको एक बार क्वेश्चन किया प्रोसेस है वो माइंड में फीड हो जाए। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब? जब वो इस पॉइंट से तो जा रही है, ठीक है, और इन दोनों लाइन के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कहने का अर्थ ही हो गया कि जो लाइन हमें बतानी है वो दी गई दोनों लाइनों के साथ परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यदि आपको याद हो तो कोई भी लाइन की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है उसकी इक्वेशन होती है कुछ ऐसी। यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म को सोल्व करेंगे क्योंकि ये जो दो लाइनें हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, ठीक है। तो आप देखो तो x1 y1 z1 आपको दिए गए हैं या नहीं है? देखो ध्यान से, x1 y1 z1 आपको दिए गए हैं या नहीं? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हाँ सर दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको a, b और c दिए गए हैं? क्या आपको बेटा a, b और c ये पॉइंट दिए गए हैं क्या? तो अब आपका जो जवाब होना चाहिए वो ये कि सर ये पॉइंट जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वो गिवन नहीं है। ABC को आप क्या कहते हो बेटा? डायरेक्शन रेशियो, जानते हो ना? तो ये आपको दिए हुए नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, वे इनको पता करना। तो मैंने इसके डायरेक्शन रेशियो को मान लिया dr ऑफ द लाइन A, B एंड C। क्लियर ना? मैंने डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन को क्या एज्यूम किया, एक बार मैंने एज्यूम किया कि ये ए, बी और सी है। अब दो लाइनें यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो के बीच का रिलेशन क्या होगा वो याद रखना जरूरी है। तो रिवाइज करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ जैसे सुनिए कि यदि मान लो कोई लाइन है, दो लाइन है डिफरेंट, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, आपको वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। कि यदि मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास दो लाइनें कुछ इस तरीके से हो, एक ऐसी आ जाए, बेटा बात समझ आई? तो यदि दोनों आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो तो एक रिलेशन बताया था आपको, मैंने सिद्ध भी करवाया था। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 0। बात समझ आई या नहीं? याद रह जाएगी कि यदि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? 0 की। इसकी सहायता से मेरे पास दो इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। कितनी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी? दो इक्वेशन जनरेट करूँगा मैं इनकी सहायता से,
और उन्हें सॉल्व करके मैं ए बी सी का एक रिलेशन बनाऊंगा और एक लाइन में यूज करूँगा तो इक्वेशन आ जाएगी। अब बात समझ में आ गई आपको क्या करना है? तो देखिए, तो आप रीजन लिखोगे कि जो लाइन हमें बतानी है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 लोगे तो a डॉट 1 होगा a, b डॉट 2 हो जाएगा 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुई बेटा? फिर इसका इसके साथ तो आ जाएगा माइनस का 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो a, b और c की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करोगे, सारणिक का प्रसार। ठीक है, यदि आपको याद हो आपने सारणी का प्रसार किया होगा, तो सारणी का जब आप प्रसार करते हो तो आप क्या करते हो? उस रो और उस कॉलम को छोड़ते हो। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू ले रहे हो उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी के जो कोफिशिएंट है उनको डिटर्मिनेंट मेथड में लिख लीजिए एक बार। तो इसको छोड़ दो, ए के नीचे इसके जो कोफिशिएंट है यदि आप उनको डिटर्मिनेंट मेथड में लिखते हो तो कुछ जैसे यही बनेगा 2 3 2 5। ठीक है, सारणिक से जब आप प्रसार करते हो तो बीच वाला किसका साइन होता है? माइनस का ना, तो इसको एक बार माइनस का लगा दूँ। ए के कोफिशिएंट पहले सी के आएंगे क्योंकि आप एक सर्कल के राउंड पे आ रहे हो। ठीक है, 3 5 सॉरी ए के लिख लो कि हमने माइनस साइन लगा दिया, और सी के लिए नीचे क्या आ जाएगा? 1 -3 2 कुछ ऐसा। देखिए बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बात समझ आ गई होगी। यदि इतनी बात आपको समझ आ गई तो मान के चलो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। सिर्फ एक लाइन की प्रॉब्लम रहती है। रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझिए। सबसे पहले मैंने इक्वेशन कैसे बनाई कि भाई ये जो लाइन हमें बतानी है वो इन दोनों लाइनों के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है? लंबवत है। लंबवत होने की वजह से इनकी जो इक्वेशन होगी a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसके साथ होगी? 0 की इक्वेशन बनाएगी। 2 इक्वेशन बना ली हमने। उसके बाद जब आप डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करते हो, a के लिए a को कवर कर लो, इनको एक बार ऐसे लिखो। ठीक है, b को सारणिक से जब आप प्रसार करते हो तो बीच वाला माइनस का होता है। ठीक है, एक बार मैंने ऐसे सिर्फ माइनस का लिखा, इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट को लिख दिया, फिर सी को छोड़ के इनके कोफिशिएंट को लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है आगे सोल्व करने की। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस बी अपॉन ये जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 9, 3 × 3 9 होता है, एंड सी ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू, यदि मैं कोई कांस्टेंट के मानकर चलता हूँ तो क्या आएगा? तो आ जाएगा a/4 b/14 एंड c/8 इक्वल टू इतनी बात। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ से a b c के लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो a की वैल्यू आएगी 4k, b की वैल्यू आ जाएगी -14k और c की वैल्यू आएगी 8k। इतनी बात समझ आ गई होगी। a b और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में पता किया, यानी ये डायरेक्शन रेशियो है तो इनका रेशियो तो यही बनेगा 4 - 14 और 8 रेशियो तो ये इसी ऑर्डर में आएगा। लेकिन जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या होगी? वो k से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c। ठीक है, इतनी बात इक्वल टू हम कोई लैम्डा कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं लैम्डा 1 मान रहा हूँ तो आ जाएगा x - x1। x1 की वैल्यू वो पॉइंट होता है, आप जानते हो ना, तो -1 तो माइनस माइनस प्लस 1/a आया 4k, y - y1 कितने 3, b आया है माइनस का 14k, z - z1 है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा
+2/8k इक्वल टू λ1। के यदि मैं कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, x + 1/4 y - 3/-14 एंड z + 2/8 इक्वल टू के मल्टीप्लाई करेंगे नया कांस्टेंट लैम्डा। तो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब एक बार मैं ऐसे हट जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आराम से देखिए। आप इसको चाहो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस आपको ये सिर्फ प्रोसेस याद रखनी है जो हमने सॉल्व यहाँ की है, बाकी कुछ और दिक्कत नहीं है, मेन इसी प्रोसेस ही है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्रोसेस कोई टफ नहीं है बच्चों, क्योंकि ये कंडीशन आप स्टडी कर चुके हो, ये कंडीशन आप स्टडी कर चुके हो। सिर्फ स्टडी करने वाली मेन प्रोसेस बच्चों ये है। क्यों, वो आप जानते हो कि जब तक आपके पास ABC नहीं होंगे तब तक आप कोई भी लाइन की इक्वेशन को तो बना ही नहीं पाओगे, और वो बनाने के लिए हमने इन दो इक्वेशन को इस तरीके से यूज किया। ठीक है, बस समझ आ गई बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुआ प्रोसेस, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे देखो। अब बच्चों अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज 14.3। 14.3 में बेटा पहले एक ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि क्वेश्चन की बेटा प्रोसेस वही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तो आप इसको देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमारी चर्चा उस पर रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास सेम क्वेश्चन है कि बिंदु 1, 2, -4 यानी पॉइंट 1, 2, -4 से जाने वाली और इन दोनों रेखाओं के लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें उसका वेक्टर इक्वेशन बताना है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके जो हमने इक्वेशन बनाई बेटा वो कौन सी फॉर्म में थी, कार्टेशियन फॉर्म में थी ना। अब लाइन वैसे ही पता करनी है लेकिन इक्वेशन लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। तो आगे जो दो लाइनें हैं वो लिख देते हैं हम कि x - 8/3, पहली लाइन जो है वो है x - 8/3 इक्वल है y + 19/-16, y + 19/-16 और फिर है z - 10/7, z - 10/7। एक तो ये लाइन है, एक लाइन और है वो है x - 15/3, x - 15/3। आगे है y - 29/8, y - 29/8 और नेक्स्ट है z - 5/-5। अब क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल जो हमने एक क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पूरी की पूरी प्रोसेस सेम है, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन है कि आपको एक लाइन बतानी है जो इस पॉइंट से जा रही है, उसके डायरेक्शन इश्यू नहीं है, तो वो हमने मान ली ABC। ठीक है, और ये बोल दिया कि वो इन दोनों लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। तो आप जानते हो कि यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, उनके जो मल्टीप्लिकेशन का सम है यानी उनके गुणनफल का योग A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू सदैव क्या होता है 0। तो कीजिए इनको, तो ये आएगा 3A - 16B + 7C इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई करो, 3A + 8B - 5C इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब वही प्रोसेस लेकर ABC का मान पता करो, तो आपको बताया था A के नीचे इनके कोफिशिएंट आएंगे तो आएगा -16, 7, 8 और -5।
बी आएगा माइनस का कोफिशिएंट ए के 3 3 7 माइनस 5 और सी के नीचे कांस्टेंट 3 3 माइनस 16 अपॉन 8 इक्वल टू ये मानेंगे तो ए अपॉन 80 माइनस 56 बी अपॉन माइनस का है माइनस 15 माइनस 21 ठीक है और सी अपॉन 24 प्लस 648 इक्वल टू की। तो यह आ गया स्टूडेंट ए अपॉन 24 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बी अपॉन 36 सी अपॉन ये हो जाएगा 72। यदि मैं 12 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं एक सिंपल फॉर्म में बना लूं तो क्या आ जाएगा a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 6। इसको एक बार मैं केवल मान लूँ फिर कोई नया कांस्टेंट और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 6k हो जाएगा ना और ये हो जाएगा k1 ठीक है। आप उसका काम इतना भी ये डायरेक्शन रेशियो है तो इनको सिंपल फॉर्मेशन में कि रेशियो है एक तरीके से और रेशियो आपको पता है जितना कैंसिल हो उसको कैंसिल करके एक सिंपल फॉर्मेट में आपको बनाना है ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2k1 b की वैल्यू 3k1 और c की वैल्यू 6k1 ठीक है। अब इक्वेशन आप जानते हो लाइन के ऊपर हम लिख लेते हैं x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा 1 मान लो एक बार वैल्यू पुट कीजिए x माइनस x1 1 2 माइनस 4 है याद रखना x1 y1 z1 क्या है वो पॉइंट है 1 अपॉन a की वैल्यू 2k y माइनस y1 यानी 2 अपॉन b की वैल्यू 3k z माइनस z1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 6k इक्वल टू लैम्डा 1 के मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट लैम्डा बना दो तो बच्चों ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z प्लस 4 अपॉन 6। लीजिए बच्चों एक बात बता रहा हूँ वो याद रखना जैसे यहाँ पे नीचे जो डायरेक्शन रेशियो है यदि वो एक दूसरे से कैंसिल होकर सिंपल फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं तो कर सकते हो ठीक है। एक बार देखिए कोई डाउट है बताइए। तो देखिए बच्चों कोई डाउट है क्या? हमने ऐसे दो क्वेश्चन किए दोनों की प्रोसेस एक जैसी थी और ऐसा ही क्वेश्चन आपके आगे और आएगा कि जब हम प्लेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं देखिए क्लियर हो गया होगा कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है बच्चों आप देख सकते हो आराम से सिंपल सी प्रोसेस है ठीक है। तो एक आध और क्वेश्चन करके इस टॉपिक को इस फिनिश करते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन को। वैसे आप समझ गए होंगे कि यदि लाइन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कैसे करना है एंगल और यदि वेक्टर फॉर्मेट में सॉरी बच्चों इसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में लिखनी थी आई एम सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर तो एक पॉइंट होता है यानी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप लैम्डा बी वेक्टर ये होगा 2i प्लस 3j प्लस 6 ये कुछ ऐसा। इतना तो आप जानते हो कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बनाना जानते हैं नहीं जानते हो? बस सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे क्या करोगे इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करोगे। क्लियर हो गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 14.2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनको करते हैं। मैं आपको दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इस लेक्चर में एक वेक्टर फॉर्मेट वाला और एक कार्टेशियन फॉर्मेट वाला। अब बच्चों रूल याद रखना मैंने आपको बताया था कई बार यदि दो लाइन हो और उनकी डायरेक्शन को साइन दी गई हो
यदि एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 हो और दूसरी की डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 हो तो उसके जो बीच का एंगल होगा कोस थीटा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे क्योंकि एग्जामिनर जो है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसी कंडीशन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास कि दो लाइन है उनके बीच का एंगल बताना है अपने को। सिंपल सा क्वेश्चन है तो बस लाइन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो 14.3 का है, ये दो अलग अलग लाइनें दी गई हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, वो है 2 - 5 + 1, तो ये है 2i - 5j प्लस k कैप प्लस लैम्डा। ठीक है, ये है 3 to 6 यानी 3i + 2j + 6k। एक और लाइन स्टूडेंट हमारे पास जो क्या है वो है 7i - 6j 7i - 6j प्लस न्यू i + 2j + 2k i + 2j + 2k। कुछ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई? एक कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इन दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आपके माइंड में फॉर्मूला होना जरूरी है। ये फॉर्मूला आपको वेक्टर फॉर्मेट का क्या बताया हुआ है? यदि आपको याद हो, मैंने वेक्टर फॉर्मेट में ये फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा = b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, बस समझ आ गई होगी। तो बस सिंपल सा पोर्शन है, तो b1 लिख लीजिए पहले। b1 क्या है, ये रहा 3i + 2j + 6k एंड b2 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, b2 है ये i + 2j + 2k। तो सबसे पहले आप कीजिए b1 डॉट b2, तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो i के साथ लगेगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, तो कर दीजिए डायरेक्ट 3 × 1 3, 2 × 2 4, 6 × 2 12, दोनों का सम कितना हो, तीनों का 90। क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट हमें जरूरत होती है b1 के मैग्नीट्यूड की। ये रहा 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 6 का 36, जब इनको आप ऐड करोगे तो आएगा 49 का रूट होता है 7। b2 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4, तो ये तो 9 हो जाएगा और 9 का रूट कितना होता है 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके cos थीटा आ जाएगा 19/7 × 3 यानी 19/21, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। ये लीजिए, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, और ये कार्टेशियन फॉर्मेट भी आपको बताया हुआ है। कार्टेशियन फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, a1a2 + b1b2 + c1c2 रूट के अंदर a1² + b1² + c1², और यहाँ पे आ जाएगा a2² + b2² + c2²। बच्चों ध्यान से देखो तो b1 b2 का ही तो एक फॉर्म है, कोई अलग थोड़ी ना। क्लियर होगी इतनी बात? तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, बाकी आप क्वेश्चन करके देखो। देखो सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों की, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये समझ आएगा। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन देखा मेरे समझ में आया, बेटा आप प्रैक्टिस करो। आपको जो रूल बताए हैं आप उन रूल को सिर्फ अप्लाई करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो रही है। मैंने बताइए क्या कुछ एक्स्ट्रा किया इसके लिए? भाई जो फॉर्मूला है वही तो अप्लाई किया, जो इसके जो वैल्यू है वो वहाँ पे रख दो और लगभग आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखिए और फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो लाइनें दी गई हैं और यदि वो आपस में परपेंडिकुलर है तो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले लाइनें लिखता हूँ फिर आपको क्वेश्चन कंप्लीट समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि x - 1/-3 x - 1/-3 इक्वल y - 2/2k
y माइनस 2/2k, फिर है z माइनस 3/2। एक तो ये लाइन है, एक लाइन और दी गई है, उसको लिखते हैं हम x माइनस 1/3k, x माइनस 1/3k इक्वल, फिर है y माइनस 1/1, अच्छा ये है z माइनस 6/5, कुछ ऐसा। आपको स्टूडेंट ये दिया गया है कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो आप सब जानते हैं यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होता है? सिर्फ इतना आंसर दे दीजिए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये तो 0 के इक्वल होता है, तो 0 के इक्वल होता है तो सोल्व कीजिए। क्या होगा? -3 × 3k प्लस 2k × 1 2 × -5 = 0। तो क्या आ जाएगा? -9k प्लस 2k -10 = 0, यानी -7k -10 = 0, 7k = -10 और k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -10/7। देख लीजिए, क्लियर हो गया? तो चलो इस तरीके से अब आपने देखा भी, हमने दो लाइनें दी गई हो तो उनके बीच का एंगल कैसे पता करते हैं, ये दो लाइनें हैं तो उनको परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं, या परपेंडिकुलर दी गई हो तो वैल्यू कैसे पता करते हैं अलग। तो चलो मैंने लगभग आपको जो एंगल बिटवीन टू लाइन और से रिलेटेड जो लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए। आपको एक विविध का मिसलेनियस का एक एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था जिसमें आप क्यूब के डायगोनल के बीच यानी घन के विकर्णों के बीच का कोण बताते हो, तो वो भी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया। तो मैंने आपको लगभग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर तीनों फॉर्मेट से जो क्वेश्चन बन रहे थे कुछ अलग टाइप के, वो सारी सोल्व बेटा करवा दिया। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।